देश की पहली यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की। राज नेहरू साहब, स्किल की अगर बात की जाए, हुनर हमारे देश में है, अपने अपने हुनर से लोगों ने बहुत कुछ बड़ा किया है, लेकिन उसको शिक्षा के साथ जोड़ने की जो कोशिश हुई यूनिवर्सिटी के रूप में, कॉलेजेस के रूप में, उसमें देरी हो गई काफी। आप ठीक कह रहे हो। पिछले कुछ दशकों में जो हमारा जो फोकस रहा है, जैसे पिछली जो शिक्षा नीति थी, इस वाली शिक्षा नीति से पहले वाली, उसमें ज्यादातर फोकस था राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा सब तक पहुंचे। और उस मामले में भारत ने बहुत अच्छी प्रगति भी की, परंतु शिक्षा सब तक पहुंचने के साथ साथ किस प्रकार की शिक्षा सब तक पहुंचे, ये एक मुद्दा हमारे सामने खड़ा हुआ, जिसका परिणाम ये निकला कि जिस गति से मार्केट ने, टेक्नोलॉजी ने, ऑटोमेशन ने ग्रोथ ली, उस गति से शिक्षा ने उसके साथ अपनी अलाइनमेंट बना नहीं पाए। और जिसका परिणाम ये निकला कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके निकलते थे वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के अनुरूप नहीं निकलते थे। तो ये जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई, इसमें जो बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिले, उसमें से एक बदलाव है कि वोकेशनल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन को एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में पूरी शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाए। अगर आप देखें, एक बहुत बड़ा टेक्टोनिकल शिफ्ट शिक्षा में आया, वो आया 10+2 को ब्रेक करके 5+3+3+4 के मॉडल को इंट्रोड्यूस करना। और इस 5+3+3+4 के मॉडल में सबसे बड़ी जो इंट्रोडक्शन है, बिसाइड्स अदर एरियाज, वो है अलाइनमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन राइट फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स। और 8वीं कक्षा के बाद जब बच्चा 9वीं 10वीं में जाता है तो वहां पे उसको मल्टीपल डायमेंशंस की शिक्षा देना, यानी अगर आप नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन देखेंगे तो उसमें डाइवर्सिटी जो है वो ब्रेड्थ एंड विड्थ दोनों को फोकस किया गया, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। जो पहले एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम स्किल और वोकेशनल एजुकेशन को लास्ट प्रायोरिटी देते थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल और वोकेशनल एजुकेशन को इक्वल लेवल पर लाने का पॉलिसी ने फोकस किया है। उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भारत में बहुत जबरदस्त पड़ेगा। सरकार की कोशिशें इस दिशा में किस तरह की नजर आती हैं? सरकारी यूनिवर्सिटियों की अगर हम बात करें, या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो कितना बेहतर कर सकती हैं? देखिए, पहले तो जो हम रेटिंग रैंकिंग की जब बात करते हैं, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस पर्सपेक्टिव से हम आज रेटिंग रैंकिंग देख रहे हैं ग्लोबल ऑडियंस के साथ, उस पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा कि जिन कंट्रीज में, जिन यूनिवर्सिटीज से हम अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, उन कंट्रीज में उन कंट्रीज की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उन कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उन कंट्रीज का जो फोकस है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका जो एक माइंडसेट है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग एजुकेशन टू सर्टेन रेलेवेंट आउटकम्स, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से उन्होंने अपना ग्रूम किया हुआ है। उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बड़ी छोटी होती है। आप किसी भी ऐसे कंट्रीज में जिन कंट्रीज की आप बात करोगे, जब आप उनकी रैंकिंग से कंपेयर करोगे, छोटे कंट्रीज हैं। हमारे यहाँ एक स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होती है उतनी पूरी उनकी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन होती है। पर कैपिटा इनकम अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का देखोगे, 75,000 $80,000 की पर कैपिटा इनकम है। भारत की पर कैपिटा इनकम $2,000 की है। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट हर एक संस्थान के ऊपर पड़ता है, जिसमें शैक्षिक संस्थान भी होते हैं, कि आपके पास कितना रिसोर्स, कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी है। इसमें यह भी है कि अभी हमें अपने जीडीपी का हिस्सा और बढ़ाना होगा। एक रिसर्च की करीब 6% तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो 6% ऑफ जीडीपी ऑन स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन कहा है, लेकिन अगर हम आज भी देखें,
हम लोग मुश्किल से 0.5, 0.7, 0.8% ऑफ जीडीपी स्पेंड कर रहे हैं। कितने ही हजारों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं जहां पे सैंक्शन पोस्ट सरकारी संस्थानों में आज भी 50% के सैंक्शन पोस्ट के ऊपर काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज 10 साल पहले या 15 साल पहले इंस्टीट्यूशन के अंदर लगा है, जबकि दुनिया 20 साल आगे निकल चुकी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उनका है वो बढ़ा नहीं पाए हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच में हमारी सबसे बड़ी चुनौती है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारा रूरल, अर्बन और ट्राइबल, हमारा जो पिछले 10-50 सालों से जिस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था रही है और उस शैक्षिक व्यवस्था से जो बच्चे निकलकर आ रहे हैं वो इतने एक्सप्लोरेटरी नहीं है, इतने इनोवेटिव नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मॉडल ही वैसा था। हमारा फोकस था कि राइट टू एजुकेशन, सब कुछ शिक्षा, बेसिक शिक्षा मिल जाए। परंतु अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन ईसीसी पे फोकस है, उसके बाद जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस है, उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन का फोकस है, एक स्ट्रक्चर्ड फोकस सरकार इस क्षेत्र में लाएगी, इस लेवल ऑफ एजुकेशन पे ला रही है, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे वो बच्चे बेटर इक्विप्ड होंगे टू सॉल्व प्रॉब्लम, वो बेटर इक्विप्ड होंगे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने में, वो बेटर इक्विप्ड होंगे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। तो उसका इम्पैक्ट हमारे जो आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स, चाहे वो रिसर्च बेस्ड आउटकम्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी के आउटकम्स हैं, उस पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है हमें हर चीज को इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग से मैप नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इसलिए भी लोग इसलिए भी देखते हैं ना, जब हम बात करते हैं दुनिया में हर एक चीज में, आज हम अपने आप को विश्व गुरु की हम बात कर रहे हैं और उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है, तो फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को जब इस तरह की बातें आती हैं कि हम उनसे कंपेयर इस हिसाब से नहीं कर सकते, तो वहां पर फिर सवाल हमें दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए। पिछले 10 साल में भारत के अंदर 800 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोले हैं। आज भी, मैं पहले कॉर्पोरेट में रहा हूं, 25 साल मैंने आईबीएम में काम किया है, श्नाइडर में काम किया है। जब हम दुनिया भर में घूमते थे, किसी भी बहुत सारी कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज होते थे, मैं जाता था, 90% टाइम जब आप किसी भी ऑफिस में जाओगे, आपको 90% टाइम किसी R&D सेल को हेड करने वाला, किसी कंपनी का सीईओ, किसी कंपनी का मार्केटिंग हेड आपको भारतीय मिलेगा। और ये वो भारतीय हैं जिन्होंने यूएस या यूके में स्टडी नहीं की है, जिन्होंने भारत के अंदर शिक्षा ली और उसके बाद यहां से माइग्रेट होके इन कंपनीज के सेंटर्स को हैंडल कर रही है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, क्योंकि वीजा के ऊपर बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शंस दुनिया भर में लगी, तो उसके कारण से वो अपने यहां भारतीयों को अब ज्यादा नहीं बुला पाते, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने रिसर्च सेंटर्स को भारत में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। भारत में पिछले 10 साल में लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा जो युवा हैं, जो एजुकेटेड युवा हैं, वो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में काम कर रहे हैं। एक मजे की बात और बताता हूं आपको, जितने भी पेटेंट इन R&D सेंटर्स में फाइल होते हैं, और अगर आप उन पेटेंट्स को, जो पेटेंट उनकी मदर कंपनी में, यूएस में, यूके में, वहां जो पेटेंट फाइल होता है, दोनों पेटेंट्स में अगर उनकी फॉरवर्ड साइटेशंस देखेंगे तो भारत से फाइल किया हुआ पेटेंट इन संस्थानों में, इन R&D सेंटर्स में, इज एज गुड एज द फॉरवर्ड साइटेशंस ऑफ द पेटेंट्स फाइल्ड इन देयर मदर कंपनी. So what I am trying to tell you, comparison on ranking is not the only way to see we are ahead of them. There are other indicators also which tell how India is actually going and growing ahead. हमारी complexities देश की 130 billion population है. It is one of the largest complex nation. उसके बावजूद भी we are steering ahead. We are cracking certain issues. We are becoming global leaders in many areas. Today, technology is one area where no one is matching us. IT is one area which we are exporting to the entire world. $800 billion की हमने ये मार्केट बनाई है, भारत के लोगों ने ही बनाई है. तो मुझे लगता है आने वाले दिन जिस प्रकार से शिक्षा नीति में बदलाव लाए गए हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी शिक्षा के अंदर लाई गई है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि प्रॉब्लम्स कहीं आ रही हैं, उसके ऊपर रेगुलेशंस होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं नई शिक्षा नीति तो रेगुलेशन फ्री बन रही है. नई शिक्षा नीति कहती है सेल्फ रेगुलेटेड मॉडल में इंस्टीट्यूशंस को चलना चाहिए.
नई शिक्षा नीति में फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट के मॉडल्स बनाए गए हैं। मुझे लगता है नई शिक्षा नीति का जो परिणाम है वो हमें इमीडिएटली नहीं दिखेगा, अगले 10 से 20 वर्षों में भारत की जो कैपेबिलिटी है, यानी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पंचप्राण में कि वी हैव टू बिकम डेवलप्ड नेशन, वन पंचप्राण इज डेवलप्ड नेशन। तो डेवलप्ड नेशन तो आप एक दिन में नहीं बनोगे। आज आपकी जीडीपी $3 ट्रिलियन या $4 ट्रिलियन की है, आपको उस कंट्री से मैच करना है जिसकी $20 ट्रिलियन है, और अगले 10 साल 20 साल में वो भी आगे बढ़ेंगे। तो आपको उसको मैच करने के लिए ये जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये टेक्टोनिकल शिफ्ट लेके आई है। और मुझे लगता है कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने चाहिए, भारत को अपनी स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए जिनसे हमें अपने आप को मैच करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बेहतर। डॉक्टर राज नेहरू, आपके यहाँ से श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम, आरपीएल प्रोग्राम, वो क्या है और उसको प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी में लागू करने की दिशा में बात हो रही थी, किस तरह की कोशिशें हैं? आरपीएल प्रोग्राम था कोई आपका? जी। आरपीएल का अर्थ है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन। एक छोटा सा डेटा पॉइंट मैं बताता हूं। भारत में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कैलकुलेट होता है, ये 18 से 23 साल की उम्र के जो लोग हैं उन पॉपुलेशन के नंबर्स पे कैलकुलेट होता है। अब भारत का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है आज, वो लगभग 28-29-30% के आसपास। जी। हमारी जो 18 से 23 साल की उम्र है, उम्र में लोग हैं, वो है 140 मिलियन। जी। तो अगर हम देखें 29-30% के हिसाब से, तो लगभग 30 से 35 मिलियन ही हायर एजुकेशन के अंदर एनरोल्ड है। इसका मतलब लगभग 100 मिलियन लोग हायर एजुकेशन में नहीं। थोड़ा माइक। जी। इस 100 मिलियन में से भी हमने जब एनालाइज किया तो देखा 50% लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, या तो वो 12th हैं या इक्विवेलेंट टू 12th हैं, जो एलिजिबल हैं टू बी इन हायर एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन में नहीं है। दे हैव एंटर्ड इनटू द लेबर मार्केट। तो ये जो 100 मिलियन पॉपुलेशन निरंतर रूप से लेबर मार्केट में अनएजुकेटेड जा रही है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स में चली जाती है, और समय के साथ वो लेबर मार्केट में किसी न किसी जॉब रोल में अपना अनुभव अचीव कर लेती है। लेकिन अनुभव तो अचीव कर लेती है, लेकिन उनके पास उस अनुभव की सर्टिफिकेशन नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल कोई रिटेल सेलर है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइनर है, कोई टूल एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, उन्होंने इस फील्ड में तो एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन उनके पास इस फील्ड की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस कारण से समाज में एक डिवीजन हो गया है कि जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन की सर्टिफिकेट है वही एजुकेटेड है, और जिसके पास अनुभव है वो एजुकेटेड नहीं है। तो हमने एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च के आधार पर हमने सरकार को भी ये प्रस्ताव दिया। हरियाणा सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वागत किया और उसको नोटिफाई किया। हमने कहा कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन एंड इन जनरल एजुकेशन, जनरल एरियाज, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इसके बारे में कहा, ताकि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, और जिनके पास अनुभव है उनके अनुभव को भी माप के, आंक के, असेस करके उनको भी सर्टिफाई करें, ताकि वो उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है अर्निंग की, लाइवलीहुड का भी एक सस्टेनेबल मॉडल चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप ऐसे अनुभवी लोगों को असेस नहीं करेंगे और अपस्किल नहीं करेंगे, तो उनकी भी अर्निंग्स एक पॉइंट पे जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आरपीएल को भारत में इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, जहां इतनी डाइवर्सिटी हमने पिछले कुछ वर्षों में देखी है। इसलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। और हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो लगातार पीएम मोदी भी बात करते रहे, सरकार भी कर रही है, यूनिवर्सिटी बनाई गई है। हालांकि अभी और भी यूनिवर्सिटीज की जरूरत होगी, कॉलेजेस की जरूरत होगी इस तरह के, लेकिन क्या इसका फायदा अब नजर आने लगा है, और बेहतर तरीके से फायदा कब नजर आने लगेगा? देखिए, एक चीज समझनी जरूरी है कि जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारा मार्केट है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का एरिया है, इस एरिया में पिछले 10 सालों में बहुत जबरदस्त वेलोसिटी ऑफ चेंज हैज बीन फिनोमिनली वेरी हाई। और उस वेलोसिटी ऑफ चेंज के कारण से टेक्नोलॉजी बदल रही है, ऑटोमेशन हो रही है, काम करने के तौर तरीके बदल रहे हैं। अभी आप चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, अभी हफ्ता भर पहले ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि आने वाले दिनों में, जैसे आज हम
मेडिकल फील्ड में देखते हैं, अगर आपको अपना ब्लड टेस्ट करना है तो आपको डायग्नोस्टिक लैब में अपना ब्लड सैंपल देना पड़ेगा। अगर आपको आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो आपको लिवर का अलग, लंग्स का अलग, इस प्रकार से आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, आपको अलग डायग्नोस्टिक सिस्टम में जाना पड़ेगा। अगर आपको स्कैनिंग करनी है तो आपको अलग से स्कैनिंग मशीन में जाना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी कही कि आने वाले दिनों में गूगल ऐसी चीज पे काम कर रहा है जहां आईज की स्कैन करके आपके आई को अगर स्कैन किया जाए तो टेक्नोलॉजी उस लेवल पर वो ले गए हैं कि आपको बिना ब्लड का सैंपल दिए, बिना आपको डायग्नोस्टिक लैब में जाए, वो आई स्कैन करके आपको वो 5 या 6 तरह की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है। अब देखिए, हम पहले लीनियर एजुकेशन में जाते थे कि इस डिसिप्लिन में हमें पढ़ना है तो हमें इस डिसिप्लिन में स्पेशलाइज करना है, इस डिसिप्लिन में पढ़ना है तो हमें, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियर है तो कंप्यूटर इंजीनियर जाएगा। बिल्कुल, वक्त बदल गया है। आज अगर आप समय देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इतना कम एडमिशन अब हो रहा है और समय बदल रहा है कि इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कैसे आज बच्चों को ऑफर की जाए, जिसमें माइक्रो क्रेडेंशियल्स डिफरेंट फील्ड्स के हों। जैसे मैकेट्रॉनिक्स एक नया फील्ड आया जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, चारों फील्ड्स को कंबाइन करके नए युग की जो जरूरत है उसको एड्रेस करने के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जिस गति से बाहर बदलाव हो रहा है, क्या शैक्षिक संस्थान उस बदलाव को मैनेज करने के लिए अपने अंदर भी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर उस गति से वो अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में जिसने अपने आप को बदला और बदलाव के साथ अपने संस्थान को आगे लिया, वो संस्थान सरवाइव करेंगे। जिसको हम बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैं कहूंगा सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट। जो संस्थान स्मार्टली काम करेंगे, जो लोग, जो टीचर्स, जो इंस्टीट्यूशनल लीडर्स एक इंक्लूसिव थॉट प्रोसेस से काम करेंगे, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से काम करेंगे, वो अपने संस्थान के सर्वाइवल को भी अटेन कर पाएंगे और उस संस्थान की क्रेडिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी में भी काम कर पाएंगे। इसलिए जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट शैक्षिक संस्थानों के अंदर यह आना चाहिए, दे नीड टू हैव एन आउटवर्ड आउटलुक। क्या बदल रहा है बाहर? मेरा टीचर आज कैंपस में पूरा साल निकालता है। तो डॉक्टर साहब, बाहर तो बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। हमारी एक पॉलिसी होती है, नई शिक्षा नीति कहें या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहें, नई शिक्षा नीति के नाम से उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, तो उसके ज़रिए भी कुछ चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, कोशिश की जा रही हैं, या उसका एक प्रोसेस उसको और थोड़ा तेज करना पड़ेगा? इसके अलावा और नई कोशिशें करनी पड़ेंगी? आप शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं? नहीं, इसमें हो सकता है इंडस्ट्री के साथ और जो बदलाव हो रहे हैं। अब उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं। आज मुझे अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स डिजाइन करना है। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ट्रेडिशनल सिलेबस भी हो सकता है जो हम सिलेबस पढ़ाते थे, लेकिन आज इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार का कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए? क्या उसके पास पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए? क्या वो कोडिंग कर सकता है? क्या वो डीप लर्निंग एनालिटिक्स कर सकता है? आज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो क्या आज शैक्षिक संस्थान की फैकल्टी पहले उद्योग की रिक्वायरमेंट फॉर अ कंप्यूटर इंजीनियर समझने के लिए उद्योग में जाती है और वहां से उस नीड को समझकर अपने वापस शैक्षिक संस्थान में अपने प्रोग्राम के डिजाइन करती है? नंबर 1 जी। नंबर 2, अब डिजाइन करने के बाद किस प्रकार का करिकुलम वो डेवलप करती है? क्योंकि करिकुलम तो एक ओवरऑल होलिस्टिक एक्सपीरियंस देना है एक स्टूडेंट को, केवल सिलेबस के टॉपिक्स तो नहीं पढ़ाने हैं, उसका अनुभव भी क्रिएट करना है जिससे उसकी कैपेसिटी उस पर्पस को मीट करे जो पर्पस में बाहर मार्केट में देख के आया हूं। दूसरी बात ये, करिकुलम डिजाइन कैसा होगा? तीसरी बात ये, करिकुलम को डिलीवर करने की जो पेडागॉजी होगी वो टीचर ने करनी है। तो क्या टीचर ने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया कि मैं उस लेवल के आउटकम को अचीव करने के लिए करिकुलम में इस प्रकार की पेडागॉजी को इंट्रोड्यूस करूंगी? और चौथा, आपका रूब्रिक्स, आपके असेसमेंट्स,
आप उसी पूरे करिकुलम को जो आपने डिलीवर किया उसको आप नए सिस्टम में असेस कर रहे हैं कि नहीं, या आज भी आप रोट लर्निंग को असेस कर रहे हैं, रोट टीचिंग को असेस कर रहे हैं। तो जब तक लर्निंग अप्लाइड फॉर्म में असेस नहीं होगी, हमें यही नहीं पता लगेगा। अब एक जगह में भी कुछ दिन पहले गया था, वहां शादी का माहौल था, अचानक लाइट चली गई और वो बोलने लगे, अरे विकी को बुलाओ। तो विकी आया, बोला भाई विकी ये लाइट खराब हो गई, ठीक कर दे। वो स्विच बोर्ड खोलने लगा, बोला जी मुझे नहीं आती। अरे बोला यार तूने तो बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बोला बीटेक किया है लेकिन ये काम मैं नहीं करता हूं, क्योंकि बेसिक वर्क है। एक छोटा सा स्विच बोर्ड उसने ठीक करना था या एक फ्यूज ठीक करना था, बिकॉज प्रैक्टिकली दे हैव नेवर बीन एक्सपोज्ड। उन्हें थ्योरेटिकल कंटेंट तो पढ़ा दिया, लेकिन जो अप्लाइड कंटेंट था वो अप्लाइड कंटेंट से कभी रूबरू नहीं कराया। तो इसलिए शैक्षिक संस्थानों में बहुत परिवर्तन लाना जरूरी है। शिक्षा नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक शिक्षक उस नीति को समझे और उसको अप्लाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राज नेहरू जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन जी भी हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, और जो भी अलग अलग स्टेट्स की बातें हैं शिक्षा के हवाले से, जो भी शिक्षाविद अपने सुझाव दे रहे हैं, तो उनसे वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।